नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में है और सो रहा है। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ की जेल में बंद था और ऐशो आराम की जिंदगी उसकी वहां जेल के भीतर थी, ऐसा दावा किए जाते हैं। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो तमाम कोशिशें की वो कोशिशें रंग लाई हैं और सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। हमने दिखाई सबसे पहले सीक्रेट मिशन बांदा की हर अपडेट। पंजाब से हरियाणा और यूपी तक चप्पे चप्पे पर रहे रिपोर्टर। 890 किलोमीटर की महा कवरेज, 14 घंटे का सफर, 21.5 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। रोपड़ से बांदा तक मुख्तार बंदी की आंखों देखी। रिपोर्टर्स की जुबानी सीक्रेट मिशन बांदा की कहानी। जी हां, सबसे बड़ी कवरेज। और अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद है बांदा की, लेकिन बदला क्या क्या है और क्या से क्या हो गया, देखते देखते। तो मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में शिफ्ट करने के मामले में सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर। सीक्रेट मिशन बांदा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है, पुलिस की तारीफ हुई है और ये एक सफलतम काम का उत्कृष्ट उदाहरण रहा, मुख्यमंत्री ने कहा। और पुलिस ने मेहनत, ईमानदारी, इंटेलिजेंस का खूबसूरत नमूना पेश किया और सभी ने यूपी पुलिस के प्रोफेशनल काम का टॉप लेवल पर जो इन्होंने स्थापित किया, ये प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट करने के मामले में सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस के काम से खुश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्कृष्ट उदाहरण बताया। ये एक सफलतम काम का उत्कृष्ट उदाहरण है। इंटेलिजेंस का खूबसूरत नमूना, ईमानदारी का खूबसूरत नमूना, प्रोफेशनलिज्म का खूबसूरत नमूना। यूपी पुलिस की तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और हमारे दो संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ लगातार खबर कर रहे हैं वो। और 21 घंटे से ज्यादा की हमारी ये कवरेज, उसका हिस्सा लगातार विवेक रहे और बलराम भी लगातार उस गाड़ी को फॉलो करते रहे जिसमें मुख्तार अंसारी था, उस एम्बुलेंस को लगातार फॉलो करते रहे। लेकिन सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है और तारीफ करते हुए कहा कि ये प्रोफेशनलिज्म का बेहतरीन नमूना है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर रिएक्शन दें, अपना जवाब दें, लेकिन एक बार पहले मैं बलराम के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि बलराम वो शख्स हैं जो लगातार एम्बुलेंस के पीछे थे। देखा था कि लगातार वो बोल रहे थे, गला भी उनका खराब हो गया था। बलराम, कितना चुनौतीपूर्ण था, क्या क्या आपने देखा? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं एक्सपीरियंस आपका। देखिए राजीव, जब ये काफिला उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी योगी सरकार को कि मुख्तार अंसारी को सही सलामत सुरक्षित ढंग से बांदा की जेल में पहुंचाया जाए। और ये काफ़ी चुनौती भरा चैलेंज था और इस चैलेंज को योगी सरकार ने एक्सेप्ट किया। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो काफिला था उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वो तारीफ़े काबिल है, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा कवच बनाया गया था, मुख्तार अंसारी की जो वैन थी उसके चारों तरफ, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यानी जिन पुलिस कर्मियों को उस सुरक्षा में लगाया गया था, उनकी गाड़ियों के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों की भी गाड़ी उस काफिले में शामिल नहीं हो पा रही थी। और उसके 100 मीटर की दूरी पर दूसरी लेयर थी सुरक्षा कवच की, जहां पर चारों तरफ से गाड़ियों ने फिर उस काफिले को घेर रखा था पुलिस की। और वहां से चाहे वो मीडिया की गाड़ी हो या आम आदमी की गाड़ी हो या पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी हो, किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था और उन्हें रोका जा रहा था। और लगातार ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में जिस तरीके से
मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में लाया गया है वो तारीफे काबिल है, और उस सुरक्षा कवच पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हमारे जो सहयोगी हैं नितिन उपाध्याय आगरा से, वो भी हमारे साथ लगातार रहे हैं। इस काफिले को कवर करने के लिए आगे वो चल रहे थे और पीछे पीछे जो ये एम्बुलेंस थी उसका पीछा करते हुए मैं चल रहा था। काफी चुनौती भरा ये जो ऑपरेशन मुख्तार था हमारे लिए था, लेकिन हमने अपने दर्शकों से लगातार ये कहा था कि पल पल की रिपोर्ट हम उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का काफिला उत्तर प्रदेश के जिलों से होता हुआ बांदा के लिए जा रहा है, और जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके की थी वो भी नज़ारा हमने दिखाया, अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का काफिला गौतम बुद्ध नगर से निकल करके मथुरा पहुंचा और मथुरा से आगरा पहुंचा, आगरा के बाद फिरोजाबाद इटावा होते हुए और उसके बाद कानपुर देहात के रास्ते घाटमपुर होते हुए हमीरपुर होते हुए बांदा पहुंचा है। लेकिन आगरा से हमारे जो सहयोगी थे नितिन उपाध्याय, उन्होंने इसका नेतृत्व किया, आगे लीड किया, पीछे मैं था, आगे वो थे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना चुनौती भरा ये सफर रहा हम लोगों का और उन्होंने क्या कुछ देखा। नितिन, ये वाकई बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, और जिस तरीके से 14.5 घंटे का सफ़र और करीब 950 किलोमीटर का जिस तरह से पूरा रहा, तो कुल मिला के लगातार ये देखा जा रहा था कि जो काफिला आगे चल रहा है कहीं गाड़ियाँ ना टकरा जाएं, और हमें सबसे पहले विजुअल भी देना है। जो पूरा फ्लैशर गाड़ियों का है वो हमारे कैमरे में कैद होना है। इसके साथ ही जो तमाम जो मूवमेंट है लगातार जिस तरह से पूरे जो ड्राइवर्स की जो टीम है उसका बदली हुई, इसके साथ ही थाना सट्टी के पास लगातार उसकी गाड़ी को अंदर ले जाया गया, यानी हर जो एक्शन विजुअल है उसको कैमरे में कैद करना। नितिन, एक पल था कानपुर देहात में 2 जगह काफिला रुका, 10-10 मिनट रुका, कई आशंकाएं जताई गई। हम लोगों ने पुलिस से बात भी की, लगातार मीडिया की और पुलिस से झड़प भी होती रही। एबीपी गंगा की टीम ने, आपने भी, हमने भी लगातार पुलिस अधिकारियों से पूछा आखिरकार देर रात काफिले को क्यों रोका जा रहा है, ये जो एम्बुलेंस है मुख्तार अंसारी की वो कहां जा रही है, इस पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उस वक्त भी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उस वक्त आपने भी बात की थी, तो आपसे क्या कहा गया था? देखिए, उस समय बड़ा अनप्रेसिडेंटेड कहा जाए का प्रत्याशित माहौल सा नजर आया कि अचानक से क्या जिस तरह से लगातार विक्रू कांड के बाद चीज़ें हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और कहानी प्लॉट की जा रही है, कहीं और कोई दूसरी सीन बनने जा रहा है। ये चीज़ ज़रूर बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, और जिस तरीके से इस घटना को जिस तरह से इंटेंसीफाई हुई है उसके पीछे यही वजह थी कि आखिर क्या सुरक्षित जो मुख्तार अंसारी जेल पर पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, देश की ये निगरानी है कि जो माफिया डॉन को लेकर जा रही है, सरकार की जो कहा जाए उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। और जब थाना सट्टी कानपुर देहात में जब एकदम अचानक से तमाम जो पुलिसकर्मी जो कमांडोज अचानक से पूरी तरह से जो गन लेकर कवर देने लगते हैं, और उसके बाद जो अंदर एम्बुलेंस चली जाती है, प्रयास आप लोगों ने किए और उन्हीं प्रयासों को जनता सराह रही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में की बात करें तो वहां पर भी ट्रेंडिंग में है, और एबीपी गंगा की सभी तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से कवरेज की आप लोगों ने, जिस तरह से कवर किया, जिस तरह से एक एक तस्वीर दिखाई, उसकी हर कोई तारीफ करा। लेकिन मुख्तार अंसारी, उसकी मनमानी का दी एंड हो गया है और वो जेल में बंद है। कहां कौन सी बैरक में है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बदलेगा क्या क्या? जेल में बंद है लेकिन बदलेगा क्या क्या, वो आप जानना चाह रहे हैं। देखिए, 16 नंबर बैरक तय हो गए। पहले खबरें आई 15, लेकिन 16 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया है, जहां पर वो एक सामान्य कैदी की तरह जिंदगी जिएगा, एक सामान्य कैदी की तरह रहेगा। ये वो कमरा है, ये वो बैरक है जो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। यहाँ सीसीटीवी लगाए गए ताकि इसकी हर एक हरकत पर नजरें रखी जा सके, हर एक हरकत, हर एक गतिविधि पर सभी की नजर रहे। और 2:07 से ये सफर शुरू हुआ रोपड़ से। 2:07 से सफर की शुरुआत होती है, उसके बाद ये सफर आगे बढ़ता है। मुख्तार को लेकर यूपी के लिए रवाना हुए। यूपी पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी, 8 गाड़ियों के साथ ये टीम पहुंची हुई थी। 8 गाड़ियां एम्बुलेंस भी इसमें थी, वज्रवाहन इसका हिस्सा थे। सबसे पहले 2:30 पर एग्जैक्ट 2:30 बजे मोहाली ये काफिला पहुंचता है। उसके बाद आगे बढ़ती है तो बात आती है पानीपत की। पानीपत पे यानी कि हरियाणा में दाखिल हो जाते हैं, हरियाणा में ये काफिला पहुंचता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए यहाँ पर काफिला रुका, कुछ वक्त के लिए रुका है काफिला। अब जैसे ही गाड़ियां रुकती थी तो आशंकाएं पैदा हो जाती थी कि आखिर यहाँ पर क्यों रुके। उसके बाद पेट्रोल पंप पर ये काफिला गौतम बुद्ध नगर में रुका, यहाँ पर रिफिलिंग के लिए ये काफिला कुछ देर के लिए रुका।
पेट्रोल पंप पर कुछ देर रुके, उसके बाद जब रिफिल हुआ तो उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ा और यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो आगे अन्य शहरों तक ये पहुंचा। हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं कि कहां पर ये काफिला रुका, कहां पर क्या क्या हुआ। देखिए, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में जब पेट्रोल पंप पर ये काफिला रुका, वहां पर खाना दिया गया मुख्तार अंसारी को। शुरुआत में तो बताया जाता है कि उसने इनकार किया, शुरुआत में तो उसने मना किया कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वो खाएगा। उसके बाद आगे बढ़ा काफिला। 8:57 की बात है, मथुरा टोल प्लाजा से ये काफिला गुजरा। मथुरा टोल प्लाजा पर ये काफिला गुजरा। देखिए, सिलसिलेवार आपको हम ग्राफिक्स से समझा रहे हैं। इसके बाद आगरा टोल प्लाजा से गुजरा। हमारे सहयोगी मौजूद थे। 9:45 पर यह काफिला यहां पर पहुंचा। फिर रात 10:22 की बात है, एम्बुलेंस छोड़कर सभी गाड़ियों के ड्राइवर बदल देंगे, क्योंकि एम्बुलेंस का जो चालक था उन्होंने कहा कि वो नहीं हटेंगे, वो छोड़कर जाएंगे इस अपराधी को। फिर 10:55 पर इटावा पहुंचे। फिर 12:20 के करीब औरैया मुख्तार अंसारी का ये काफिला, मुख्तार अंसारी इस काफिले का हिस्सा था, पुलिस का ये काफिला उसमें पहुंचा। फिर कानपुर देहात पहुंचे 1:15 पर। जैसे कानपुर देहात में पहुंचे उसके बाद 2:25 पर कानपुर भी आ गया। कानपुर भी रात को 2:25 पर पहुंचे। इसके बाद तड़के 3 बजे हमीरपुर पर काफिला पहुंचा। हालांकि इस बीच में आपको बता दें कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ पहले, फिर उसके बाद 4 बजे बांदा ही पहुंच गया। इस बीच में कानपुर की इर्द गिर्द जब पहुंच रहे थे तो काफिला कुछ देर के लिए रुका। जेल की बात करें तो एग्जैक्ट 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे ये काफिला रुका। तो इस बीच में जब काफिला रुका तो इस तरह की आशंकाएं थी। 10-10 मिनट के लिए पुलिस के अधिकारियों से बात की गई तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से आशंकाओं को और बल मिलने का लगा कि क्या कुछ उस तरह की घटना हो सकती है जैसा एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं, बलराम लगातार बने हुए, बलराम के साथ नितिन भी है। मैं विवेक आपके पास आना चाहता हूं। इस पूरे के पूरे कवरेज के दरमियान आपके पास क्या जिम्मेदारी थी, कैसे आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या क्या चुनौतियां आपने फेस की और क्या क्या आपने देखा इस पूरे के पूरे कवरेज के दरमियान? जी राजीव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सूचनाएं हमें मिल रही थी वो जेल के अंदर से सूचनाएं आ रही थी, और जेल एक बेहद गोपनीय विभाग होता है जहां से अंदर से सूचनाएं बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। चूँकि मामला मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री इस मामले को संवेदनशीलता से ले रहे थे और गोपनीयता से भी उन्होंने कहा था कि पूरा मिशन गोपनीय होना चाहिए, किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तो जो अधिकारी हैं वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे साफ तौर पर कोई भी इशारा या कोई भी संकेत नहीं किया कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, मुख्तार को जेल से, पंजाब की जेल से कैसे लाया जाएगा और बांदा जेल कैसे और किस रूट से पहुंचाया जाएगा। ये पूरी जो एबीपी गंगा की टीम ने जो काम किया, जो सूचनाएं आना शुरू हुई, शुरुआती सूचनाएं जो आना शुरू हुई, उनको जिस तरह से डेवलप किया, उनको फिल्टर किया और उनको वेरीफाई करने के बाद हमने एबीपी गंगा के जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाया। इसके पीछे पूरी टीम का काम था। मेरी जिम्मेदारी बांदा जेल के बाहर और अंदर की गतिविधियों की थी। बांदा जनपद में जो गतिविधियां हो रही थी, इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पर जो काम कर रही थी, यहाँ का जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन काम कर रहा था, उसके लिए मैं यहाँ पर तैनात किया गया था। और इस बात को मैं गर्व से कहूँगा कि एबीपी गंगा में जो सूचनाएं चली, जो दर्शकों तक पहुँचाई गई, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा विवेक, कल सुबह की बात है, हम गंगा सवेरा करते हैं 7 बजे, आप 7 बजे से लगातार कल सुबह से कवर कर रहे थे, आप रात भर उठे रहे, रात भर आप कवर कर रहे थे और आप इस वक्त भी हमारे साथ हैं। तो ये डेडिकेशन ही है आपकी। इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्या रात को नींद नहीं आई आपको? क्योंकि रेस्ट जरूरत होती है, एक इंसान को रेस्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन आप कल सुबह से लेकर अभी तक मौजूद हैं और फील्ड पर डटे हुए हैं। आप बांदा में मौजूद हैं इस वक्त। राजीव, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक कर्मचारी को अगर उसका संस्थान या उसके अधिकारी जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, उसके काम को स्पेस देते हैं, तो वो हमेशा अपने मन से, अपनी लगन से काम करता रहता है। अगर उसको नींद नहीं आई या उसको सोने का मौका नहीं मिला या खाना खाने का मौका नहीं मिला तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। काम सबसे बड़ी चीज़ होती है और जिस तरह का काम हम लोगों ने एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल ने किया, जिस तरह से अपने दर्शकों तक सभी सही सूचनाएं और खरी सूचनाएं पहुंचाई, उससे उसके आगे नींद और खाना
बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी नहीं होती और यही वजह है कि आपने दर्शकों बताया की कि विश्वसनीयता 7 बजे से हम लगातार पर कवरेज में उन्होंने रहे। दर्शाई, अपना प्यार उन्होंने हमें दिखाया और लगातार लोग भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े थे, लगातार हमें देख रहे थे। विवेक, आपके साथ इस वक्त रतीश भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे भी बात करें, उनके एक्सपीरियंस जाने कि उनके पास कौन सी जिम्मेदारी थी और क्या क्या उन्होंने फेस किया इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दरमियान। जी, रतीश का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और अब मैं चाहूंगा कि रतीश अपने अनुभव खुद एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सटीक और सही तथ्यों के साथ सूचनाएं हम लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी और एबीपी गंगा के दर्शकों तक हमने उस काम को अंजाम दिया है। इस काम को अंजाम देने में बड़ी अहम जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। औरैया बॉर्डर से, औरैया बॉर्डर के बाद सिकंदरा से मैंने पुलिस के काफिले को रीच करना शुरू किया था और एक बड़ी बात, अहम बात ये कि बिकरू कांड जो हुआ था वो कानपुर रीजन में हुआ था, इसलिए कहा जा रहा था, कई पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि कहीं इस बार भी तो गाड़ी नहीं पलट जाएगी। तो वो कानपुर एक बार फिर से जहन में आ रहा था कि कानपुर के बॉर्डर में आते ही एक बार फिर से वो गाड़ी ना पलट जाए। तो सिकंदरा से लेकर के भोगनीपुर, भोगनीपुर के बाद जो मूसा नगर का एरिया था वो बड़ा टिपिकल एरिया था, चूँकि बीहड़ का इलाका था, आबादी के क्षेत्र नहीं था, वहाँ पर ऐसी संभावना बनी। और सट्टी थाना क्षेत्र में गाड़ी जब 10 मिनट के लिए रोक दी गई और एम्बुलेंस थाने के अंदर चली गई, सभी मीडियाकर्मी बाहर उतरे और एक बार ऐसा लगा कि फिर से कहीं बिकरू कांड ना हो जाए। सही तथ्यों के साथ हमने अपने दर्शकों तक ये पल पल की जानकारी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया और सही तथ्यों के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए पल पल की खबर हमने अपने दर्शकों को दी और अब तक देते आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते आ रहे हैं। और सारी जो सूचनाएं थी, सटीक सूचनाएं थी, वो हमारी जिम्मेदारी के साथ हमने उस जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन किया और कानपुर से लेकर के सिकंदरा औरैया बॉर्डर से लेकर के बांदा जेल तक हमने एक तथ्यों के साथ सटीक सूचना अपने दर्शकों तक बिल्कुल सटीक सूचनाएं दी और यही वजह है कि जनता का प्यार भी लगातार एबीपी गंगा को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहे, विवेक आप भी, बलराम आप भी, हम आपके पास लौटेंगे। तो एबीपी गंगा ने इस पूरे के पूरे मिशन को आपको दिखाया। पहली तस्वीर जब बांदा जेल से बाहर निकला, माफ कीजिएगा, रोपड़ जेल से बाहर निकला ये माफिया, तब से लेकर जब तक बांदा जेल में ये शिफ्ट नहीं हो गया तब तक हमने एक एक तस्वीर आपको दिखाई। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डीजी जेल ने प्रेस रिलीज जारी की है। एक प्रेस रिलीज जारी की गई है मुख्तार की जेल शिफ्टिंग पर। डीजी जेल ने ये प्रेस रिलीज जारी की है, बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। उसके बाद ये प्रेस रिलीज जारी की है। पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को बांदा यूपी पुलिस लाई है, सुबह 4:30 बजे जेल में शिफ्ट किया गया है। और अभी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रेस रिलीज जारी कर दी है, ये मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों के बीच में ये जारी की जाती है। बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है मुख्तार अंसारी को। इस बीच में डीजी जेल ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। 4:50 पर मुख्तार अंसारी को जेल में लाया गया, ये टाइमिंग है उसमें। और मेडिकल कॉलेज बांदा के चिकित्सकों ने मुख्तार का परीक्षण किया। ये सारी जानकारियां अब साझा की गई हैं कि अब क्या क्या हुआ है। जेल शिफ्टिंग पर डीजी जेल की ये प्रेस रिलीज की गई है। अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन इस बार प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें सारी जानकारियां होती हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 4:50 पर अंसारी को बांदा जेल में लाया गया। ये प्रेस रिलीज में जारी जो है जानकारी दी गई है। बाकी एबीपी गंगा के कैमरों से आपने सारी तस्वीरें लगातार देखी हैं।